जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं उसी इंडियन पॉलिटी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेकर। ये टॉपिक कौन सा है? देखिए, हम इंडियन पॉलिटी सीरीज में मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो मौलिक अधिकार का जो पार्ट 1 था जिसमें हमने मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय पढ़ा था, तो उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें देखेंगे जो आर्टिकल 13 है और 12, यानी कि आर्टिकल 12 और 13 के बारे में पढ़ेंगे। 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा है और 13 में जो कुछ भी बताया गया है, उन सभी चीजों को थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 14 से 18 तक, यानी कि समानता के अधिकार से लेकर जो पूरा का पूरा समानता के अधिकार में जो 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल आते हैं, उन सभी को हम लोग फिर बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी अलग है आर्टिकल 12 और 13, इसको थोड़ा समझना। ये है कुछ नहीं है इसमें एक्चुअली, देखिए इसको समझना पर थोड़ा कठिन है, उसके बाद में पूरा सरल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12, देखिए अनुच्छेद 12 में यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बताना है? एक शब्द में राज्य शब्द की परिभाषा। किसकी परिभाषा? राज्य शब्द की। राज्य शब्द की परिभाषा है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है। इसको समझ लीजिए। आखिर क्या है राज्य शब्द, ये समझना थोड़ा जरूरी है। राज्य क्या कहलाता है? अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है कि राज्य क्या है? देखिए अनुच्छेद 12 में क्या क्या है। देखिए राज्य शब्द की परिभाषा में कौन कौन सी चीजें आती है उसको समझ लीजिए। देखिए एक तो देश की संसद और केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार और संसद, ये सभी राज्य शब्द के अंतर्गत ही आती हैं। यानी कि देखिए राज्य शब्द इसलिए हम बता रहे हैं कि जब आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो बहुत बार राज्य शब्द का आपको देखने को मिलेगा। राज्य शब्द का ये यहाँ पर बहुत ही बार ये राज्य शब्द आएगा। जैसे अनुच्छेद 14 में हम लोग देखें तो क्या लिखा है अनुच्छेद 14 में? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण करेगी। ठीक है, तो राज्य क्या है? यहाँ पर राज्य का मतलब होता है संसद या फिर भारत की सरकार। ठीक है, तो एक तो ये मतलब है। दूसरा राज्य शब्द का मतलब क्या है? दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर राज्य सरकार आती है, केंद्रीय सरकार हो गई, और दूसरी राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, ठीक है। और तीसरा राज्य शब्द की परिभाषा में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा में है जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर पालिका, पंचायत, जो भी स्थानीय निकाय की जो संस्थाएं हैं वो सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगी, है ना। ठीक है, तो मतलब इसमें देखिए राज्य शब्द इसलिए बता रहे हैं, फिर से वही चीज बता रहे हैं। जैसे आर्टिकल 15 में देखें तो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो देखिए राज्य जो शुरू में आया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, राज्य, तो राज्य का मतलब क्या है? केंद्र सरकार। किसी किसी स्थान पर राज्य का मतलब पंचायत से होता है। मतलब जो भी संस्था मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है या जिन भी संस्थाओं से हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हो रहे हैं तो वो सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए, अब इसके अलावा राज्य के अंतर्गत क्या आते हैं? देखिए राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है LIC, ठीक है, ये जो प्राइवेट कंपनी, ठीक है, LIC। इसके अलावा और भी जो बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जैसे सेल, ONGC, ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि राज्य शब्द क्या है, तो राज्य शब्द के अंतर्गत ये सभी आपको बता देना है। और आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा। ठीक है, तो ये छोटी सी एकदम सिंपल सी बात है। ये अभी आपको इसका मतलब समझ में आएगा जब आप लोग आगे चलकर मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि आखिर राज्य क्या है, इसका क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। राज्य का मतलब कुछ लोग ऐसा समझ लेते कि मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर राज्य शब्द का मतलब है उस राज्य की सरकार या राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का मतलब कोई भी देश की संसद, ठीक है, या फिर वहां की सरकार। ठीक है, तो ये आता है राज्य शब्द के अंतर्गत। अब देखिए ये राज्य शब्द आपका हो गया, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा देंगे और आर्टिकल 13 थोड़ा देखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा
लंबा नहीं होने देंगे। ये जो कैमरा मैन है ना बच्चे जी बैठा सामने, इसको कहीं जाना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा जल्दी कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो आर्टिकल 12 हो गया। आर्टिकल 13 देखो पढ़ाएंगे तो एकदम डिटेल से, चाहे एक दिन रोटी मुश्किल न मिले, ठीक है। तुम्हें देख आर्टिकल 13 समझ लो, छोटा सा देखिए। आर्टिकल 13 में यदि आपसे कोई पूछता है तो क्या बताना है। आर्टिकल 13 में लिखा है कि वो सभी विधियां शून्य घोषित कर दी जाएंगी जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं, ठीक है। जो विधियां मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं वो सभी शून्य मानी जाएंगी। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण मतलब मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली सारी विधियां शून्य घोषित कर दी जाएंगी। शून्य का मतलब ये होता है कि कोई भी यदि संसद ऐसा कानून बनाती है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कानून क्या माना जाएगा, एकदम जीरो, उसकी वैल्यू कोई नहीं, उठा के फेंक दो कचरा में, ठीक है। तो उसको सीधे ये है कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी। यानी कि जो आर्टिकल 13 है ये समझ लीजिए, आर्टिकल 13 है ये हमारे मौलिक अधिकारों की कहीं ना कहीं रक्षा कर रहा है। क्योंकि यदि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती करने के बारे में सोचे या मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन करे तो फिर ये आर्टिकल 13 उस पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। और इसमें यह भी प्रावधान है, देखिए यदि संसद मौलिक अधिकारों का हनन करती है, कोई भी संस्था मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो देखिए अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा करेगा रिट जारी करके। रिट क्या कहलाते हैं, अभी बाद में आर्टिकल जो 32 पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि रिट क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 13 जो है वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही है, ठीक। मौलिक अधिकारों में यही बात लिखी है कि कोई भी ऐसी विधि जिसका संसद निर्माण करती है वो विधि मौलिक अधिकारों का हनन करती है, विधि मतलब कानून, वो कानून मौलिक अधिकारों को हनन करती है तो वो शून्य मानी जाएगी। एक आपको एग्जांपल देंगे, जैसे मान लीजिए कि एनआरसी जो ये लेकर आई सरकार, ठीक है, या फिर सीएए विधेयक जो सरकार ने पारित किया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आर्टिकल 14 और 15 का क्या कर रही है, 14 और 15 में जो मौलिक अधिकार है उनका हनन कर रहा है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर एनआरसी, ठीक है। 14 और 15 का हनन कर रहा है, तो इसलिए सीएए का लोग विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं तो उनका आधार क्या है, उनका कहना ये है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना ये है कि अनुच्छेद 14 और 15 का ये हनन करता है, जबकि सरकार ऐसा नहीं मानती है, ठीक है। क्योंकि सरकार उसको धर्म के आधार पर नहीं लाई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसमें धार्मिक शब्दों का यूज किया गया है, धार्मिक तत्वों को सामने लाया गया है, इसलिए लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सीए वाला टॉपिक हमने डिटेल के साथ में समझाया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सीए एनआरसी क्या है और इन दोनों में संबंध क्या है, वो सभी चीजें, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य मानी जाएंगी। संसद किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो इस सीमा में कर सकती है जो कि ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में बताया गया था 1973 में, 24 अप्रैल 1973 में जो बताया गया था, इस सीमा में रहकर। यानी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, वो प्रभावित हो जाए। यदि वो प्रभावित हो रही है तो फिर वो जो विधि है, वो जो कानून संसद ने बनाया है, वो शून्य माना जाएगा आर्टिकल 13 के तहत। तो इतनी सी बात है केवल आर्टिकल 13 में। यानी कि आर्टिकल 12 राज्य शब्द की परिभाषा, 13 मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां एकदम जीरो, ठीक। ये है दोनों चीजें आर्टिकल 12 और 13 में। एक्चुअली छोटा सा वीडियो है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक में बताया गया है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।